नमस्कार दोस्तों, उत्तरादेव एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम एलटी एग्ज़ाम 2024 टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और पेपर फर्स्ट, और जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और आज हमारा टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। अगर सबसे पहले एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन एक मोस्ट पावरफुल वेपन है, और इस वेपन से यानी इस एजुकेशन वाले जो एजुकेशन वेपन है, इससे आप इस पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। यू में चेंज ऑल द वर्ल्ड थ्रू एजुकेशन। और ये फेमस कोटेशन है नेल्सन मंडेला की। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप एजुकेशन एक पावरफुल वेपन है जिससे आप पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। एजुकेशन सोशल प्रोसेस भी है, और अगर एजुकेशन की बात करें तो फॉर्मल इनफॉर्मल होती है। हमने अपनी वीडियो में अलग से औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, तीनों प्रकार की शिक्षाओं की भी बात की है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है भारत में शिक्षा का विकास। तो सबसे पहले यानी 1781 में बंगाल में 1781 में बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले 1781 में अरबी और फारसी भाषा अध्ययन के लिए इस वॉरेन हेस्टिंग ने मदरसों की स्थापना की। 1781 में। और ये जो मदरसों की स्थापना की बंगाल में, यानी ये इन्होंने की है कलकत्ता में। और मदरसों की स्थापना करने का इनका उद्देश्य था कि जो अरेबियन लैंग्वेज है या जो फारसी भाषा है, इन दोनों भाषाओं के अध्ययन के लिए स्टडी बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस 1781 में। इसके बाद 1784 में सर विलियम जोन्स या जोनस ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो आपने ध्यान रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1784 में की गई। और किसने की? सर विलियम जोन्स द्वारा की गई। और इसका जो मेन मोटो था वो था कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है प्लस जो भारतीय संस्कृति है, इसके अध्ययन के लिए इन्होंने 1784 में सर विलियम जोनस ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसके बाद 1791 में जोनानाथ डंकन ने
जोनानाथ डंकन। जोनानाथ डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। जोनानाथ डंकन ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की बनारस में। इसके बाद हम भारत में शिक्षा का विकास कर रहे हैं। इसके बाद 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और ये कलकत्ता में की गई। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। इसके बाद 1882-83 में हंटर आयोग आया। ये हमारे पास हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें इसका कौन सा कमीशन आया, किस समय आया, किसके टाइम पर आया, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो 82-83 में हंटर कमीशन आया, यानी हंटर आयोग आया। और ये जो हंटर आयोग आया ये आया रिपन के टाइम पर। इसके बाद 1854 में वुड का घोषणा पत्र आता है। वुड का घोषणा पत्र, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इस वुड डिस्पैच को जो 1854 में आया, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इसे इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंडिया में। और ये आया था वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल था। इसके बाद 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। और जब लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1855 में की गई तो 1857 में 3 विश्वविद्यालय बने या 3 यूनिवर्सिटी बनी। उसमें थे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, यानी BCM, बम्बई कलकत्ता मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। इसके बाद नेक्स्ट है 1902 में विश्वविद्यालय आयोग आया और इस विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे सर थॉमस रेले। इसके बाद 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। 1917 में सैडलर आयोग आया और इस सैडलर आयोग का जो कार्यक्षेत्र था वो था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या को देखना और उस समस्या के शॉर्ट आउट के लिए सुझाव देना। 1929 में या 1929 में
हर्टाग कमेटी आई, हर्टाग समिति आई, और इस हर्टाग समिति ने प्राइमरी एजुकेशन पर विशेष नोट दिया। और ये जो हर्टाग कमेटी आई थी, ये आई थी इरविन के टाइम पर, यानी इस समय गवर्नर जनरल इरविन था। इसके बाद 1937 में, बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्धा योजना आई, जिस वर्धा योजना को महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन पत्र में इसका उल्लेख किया गया। गांधी जी ने हरिजन पत्र में इस वर्धा योजना का उल्लेख किया। इसके बाद 1944 में सार्जेंट योजना आई, और आपने इस सार्जेंट योजना में ध्यान रखना है कि इस जो सार्जेंट योजना था, इस सार्जेंट योजना ने कहा कि 6 to 11 ईयर्स, 6 से 11 वर्ष तक निःशुल्क प्लस कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, यानी 6 से 11 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसके बाद 1948 में आपको पता ही है कि राधाकृष्णन कमीशन आया, जो रिलेटेड थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। इसके बाद 1952 में मुदालियर आयोग आए। मुदालियर आयोग पे भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, क्योंकि मुदालियर आयोग आपके सिलेबस में है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, और मेन रिकमेंडेशन इसकी ज़रूर नोट करनी है। इसके बाद 1956 में यूजीसी आ गया, यूजीसी को सेटअप किया गया, या इसको संवैधानिक अधिकार दिए गए। यूजीसी को भी हमने सेपरेट वीडियो में करना है, इसको डिटेल में करेंगे कब पे। पहले समिति बनी, इसके बाद इसको स्वायत्तशाही आयोग बनाया गया, ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया। इसके बाद 1964 में, 64 से 66, यानी 64 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये था कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन को भी हमने सेपरेटली पढ़ना है। इसके बाद थी 1968, जो भारत की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, और ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी आयोग की रिकमेंडेशन पर इसको लागू किया गया। इसके बाद 1986 भारत की दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई, यानी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। और इसके बाद 1990 प्लस 1992, यानी 90 में राममूर्ति समिति, और 92 में जनार्दन रेड्डी समिति। और इन दोनों समिति, यानी 90 और 92, यानी राममूर्ति समिति और जनार्दन रेड्डी समिति का काम यही था कि 1986 की जो पॉलिसी है इसको देखना है, क्योंकि सरकार बदल गई थी, तो सरकार बदलने के साथ साथ इन्होंने 1986 पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए या ये कहा कि इस पॉलिसी को बदला जाना चाहिए, और क्या और रिकमेंडेशन, क्या और सिफारिशें इसमें लागू की जानी चाहिए, ये किया गया। इसके बाद आपने ध्यान रखना है, एक नाम आता है चार्ल्स ग्रांट का एक नाम आता है, और चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद एक नाम आता है राजा राम मोहन राय, और जो राजा राम मोहन राय है, इनको आधुनिक शिक्षा का
अग्रदूत माना जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय को, और जन्मदाता माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। एक पॉइंट है कि प्रौढ़ शिक्षा विकास यानी अडल्ट एजुकेशन के लिए एक कमीशन बना था। इस कमीशन का केवल नाम ही ध्यान रखेंगे आप, इसका नाम था लिंडसे आयोग। लिंडसे आयोग यानी प्रौढ़ शिक्षा के विकास हेतु। एक पॉइंट आपने याद रखना है कि 1919 में 1919 में यानी 1919 में द्वैत शासन की व्यवस्था हो गई। और इस द्वैत शासन जो आया, इसके तहत ये कहा गया कि जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों का जो संचालन हो वो स्टेट गवर्नमेंट करे या प्रांतीय सरकार करे, और प्रांतीय सरकारों को विश्वविद्यालयों का संचालन करने का दायित्व सौंपा गया। (1937) में वर्धा शिक्षा आई, और 1937 में ही गांधी जी की अध्यक्षता में ऑन द प्रेसिडेंसी ऑफ M.K. गांधी, इनकी अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमने एक सेपरेट वीडियो डाली है जो आपके सिलेबस में भी है, उसका नाम है नेशनल नॉलेज कमीशन। और नेशनल नॉलेज कमीशन की एक सिफारिश थी राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को विकसित किया जाए। तो ये जो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क था, इसको उस समय प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी थी। इन्होंने इस राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का जो शुभारंभ किया वो 2009 में किया, और इस नेशनल नॉलेज नेटवर्क के थ्रू जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन सबको, यानी चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, या चाहे वो रिसर्चर हैं या शोधकर्ता है, इन सबको एक मंच पर लाया जाए और एक मंच पर काम करने का इनको अवसर दिया जाए। और इसके साथ साथ जो देश के विभिन्न ज्ञान और शोध संस्थाएं थी उनको भी आपस में जोड़ा जाए, तब वो चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, सबसे जुड़ी हुई सूचनाएं इनको आपस में जोड़ा जाए और इस नेशनल नॉलेज नेटवर्क के थ्रू सभी इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। एक आपने ध्यान रखना है कि 1988 में आया था नेशनल लिटरेसी मिशन, और इस नेशनल लिटरेसी मिशन यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 राजीव गांधी सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया और 1988 में इसका शुभारंभ किया गया। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि 15 वर्ष से 35 वर्ष तक के जो
लोग हैं उनको लिटरेट करना या उनको साक्षर बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम। जो औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम था ये 1979 टू 80 में आया। इसके बाद है DPEP यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, हिंदी में इसको बोलेंगे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। और ये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है ये आया 1994 में, यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसके बाद आपने ध्यान रखना है, एक और पॉइंट है, वो है स्कूल चलो अभियान। बहुत इम्पोर्टेंट है स्कूल चलो अभियान। कि स्कूल चलो अभियान कब आया? तो स्कूल चलो अभियान आया था 1996 में। और एक प्राथमिक शिक्षा का विज़न रखा गया, प्राथमिक शिक्षा विज़न रखा गया, और ये रखा गया 2020 के लिए। हम आज डिस्कस कर रहे थे कि भारत में शिक्षा का विकास या कैसे भारत में धीरे धीरे शिक्षा का विकास होता है। इसके बाद एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय अध्यापक आयोग, जो पहला राष्ट्रीय अध्यापक आयोग बना वो 1983 में बना, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डीपी चट्टोपाध्याय। डीपी चट्टोपाध्याय इसके अध्यक्ष थे, और इसके जो सेक्रेटरी थे यानी सचिव थे, इसके सचिव थे किरीट जोशी। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक आयोग सेकंड आया, और ये नेशनल कमीशन ऑन टीचर था। यानी जो ये पहला वाला था इस पर कोई भी काम नहीं हुआ, इस आयोग की जो भी संस्तुतियां थी इस पर कोई काम नहीं हुआ। सेकंड आया, ये भी 1983 में आया, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर रईस अहमद, और इसके जो सचिव थे, सचिव वही थे यानी किरीट जोशी, इसके सचिव थे राष्ट्रीय अध्यापक आयोग के। तो केवल आपने एक फैक्ट के लिए इसको ज़रूर देखना है। एक और पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कि इसका नाम है एजुकेशन गारंटी स्कीम। एजुकेशन गारंटी स्कीम, या इसका नाम हिंदी में हम बोल सकते हैं शिक्षा गारंटी योजना। शिक्षा गारंटी योजना एवं अनूठी शिक्षा
एजुकेशन गारंटी स्कीम, इसने यानी शिक्षा गारंटी योजना ने, एजुकेशन गारंटी स्कीम ने एक घटक के रूप में काम किया, और वो घटक था सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के घटक के रूप में। और ये जो योजना थी जिसको प्रारंभ किया सर्व शिक्षा अभियान के घटक के रूप में, कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं या जिन बच्चों को बुनियादी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए EGS या ESC स्कूल्स खोले जाएं। और ये जो EGS या ESC स्कूल हैं, ये स्कूल हो, ये इन स्कूलों की स्थापना की जाए पर्वतीय क्षेत्रों में यानी दुर्गम क्षेत्रों में। और अगर पर्वतीय क्षेत्रों में अगर 10 बच्चे भी हैं, 10 स्टूडेंट्स पर भी इन EGS या ESC स्कूल्स की स्थापना की जा सकती है। और दुर्गम क्षेत्र जहां 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी औपचारिक स्कूल संचालित नहीं हो रहा है, और स्कूल जाने वाले 6 से 14 वर्ष आयु के कम से कम 15 से 25 बच्चे वहां मौजूद हैं, तो वहां पर भी इसको खोला जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।